शादी से पहले ही सिद्धार्थ ने सोनल के सामने क्लियर कर दिया था कि वो उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी सोनल खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक पाई थी। मगर फिर कुछ दिन पहले सिद्धार्थ ने उसके प्यार वाली फीलिंग पर भी ये कहकर ब्रेक मार दिया था कि उसकी नजरों में सोनल एक अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और फिर एक दोस्त होने के नाते ही उसने सोनल को उसकी प्रॉपर्टी और उसकी कंपनी भी वापस दिलवा दी थी। यानी इस शादी से पहले उसने जितने भी वादे सोनल से किए थे उन सबको वो ऑलरेडी पूरा कर चुका था। तो क्या वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है? ये सब सोचकर सोनल के दिल में एक टीस सी उठने लगी थी। तो क्या रात रात भर जागकर सिद्धार्थ ने इसलिए काम किया था ताकि जल्दी से जल्दी वो सोनल से किए अपने सारे वादे पूरे कर दे और फिर सोनल अपने रास्ते और वो अपने रास्ते? सोनल को चुप देखकर सिद्धार्थ ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो, कहाँ खो गई तुम? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? अपने दिल के दर्द को दबाते हुए सोनल ने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं बनाना है किसी को भी बॉयफ्रेंड, मैं अकेले ही ठीक हूँ। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। सोनल उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं ये तो उसके सामने क्लियर हुआ ही नहीं। उल्टा ये सवाल और खड़ा हो गया कि क्या सोनल को प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, और अगर ऐसा है तो उसे सोनल और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए या नहीं। परेशानी से उसने अपना सिर पकड़ लिया। दूसरी तरफ उसे परेशान देखकर सोनल का शक यकीन में बदलने लगा था। जरूर सिद्धार्थ अपने किसी फ्रेंड के साथ उसे सेटल करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी तो उसके जवाब से उसे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। अब उससे और रहा नहीं गया। उसने सिद्धार्थ को टॉन्ट मारते हुए पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है? मगर सिद्धार्थ अपने ख्यालों में इस कदर खोया हुआ था कि उसे सोनल की आवाज ठीक से सुनाई ही नहीं दी। कहते हुए उसने परेशानी में हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद तो उस छोटे से रूम में जैसे अर्थक्वेक आ गया। You liar, cheater, धोखेबाज, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल में मत दिखाना, समझे तुम? गुस्से में सोनल जोर से चिल्लाई। सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले सोनल ने खुद ही उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। सोनल, क्या हो गया तुम्हें? सिद्धार्थ ने शॉक्ड होते हुए पूछने की कोशिश की, मगर तब तक सोनल ने गुस्से में जोर से पटक कर दरवाजा बंद कर दिया था। उसने एक दो बार डोर नॉक कर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोनल ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। हार कर वो वापस अपने रूम में चला आया। पिछले काफी दिनों से सिद्धार्थ के बहुत सारे काम ऑफिस में पेंडिंग पड़े थे, इसलिए अगले दिन उसे थोड़ी जल्दी ऑफिस के लिए निकलना पड़ गया था। मगर वहां भी उसका काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान कल रात वाली बात पर ही चला जा रहा था। उसे तो अभी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सोनल किस बात पर उससे इतना नाराज हो गई कि उसने उसे धक्के मारकर अपने रूम से बाहर निकाल दिया। उसने उससे कुछ कहने की कोशिश की थी जो वो ठीक से सुन नहीं पाया था। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे सोनल उसे बॉयफ्रेंड ना बनाने का कोई रीजन समझाने की कोशिश कर रही है। बेध्यानी में उसने हाँ में अपना सर हिला दिया था और फिर जैसे वहां कोई धमाका हो गया हो। क्या कहा था उसने उसे? चीटर, धोखेबाज, हद है। वो जो जानना चाहता था वो तो जान नहीं पाया, उल्टा सोनल से गालियां और सुनने को मिल गई थी उसे। वैसे सोनल की भी क्या गलती थी? उस कमीने नमन सिंघानिया ने उसे जो धोखा दिया था उसके बाद उसके लिए किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर पाना मुश्किल हो गया था। तभी उसने बॉयफ्रेंड के सवाल पर ऐसे रिएक्ट किया। सिद्धार्थ के सामने डेस्क पर इस वक्त फाइलों का ढेर लगा हुआ था। पिछले 2 घंटों से वो उन फाइल्स को देख रहा था, लेकिन अब तक उसने एक भी फाइल नहीं पढ़ी थी। हाथों में पेन लिए अपने ख्यालों में डूबा वो उन फाइल्स में न जाने क्या क्या लिखता जा रहा था। वो अपने ख्यालों में इतना गुम था कि उसे पता भी नहीं चला कब रोहित आकर उसके सामने खड़ा हो गया था। रोहित ने डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलटते हुए कहा, सर, इन डॉक्यूमेंट्स पर अर्जेंटली आपकी सिग्नेचर चाहिए। आप प्लीज एक बार इसे पढ़कर साइन कर दीजिए, फिर मैं भी इसे। कहते हुए उसकी नजर उसके डॉक्यूमेंट्स पर पड़ गई जिसे सिद्धार्थ इतनी देर से अपने सामने लिए बैठा हुआ था। उसने एक बार डॉक्यूमेंट्स को गौर से देखा और शॉक्ड होकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, सर आप क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने अब तक उन पूरे डॉक्यूमेंट्स का कचरा कर दिया था। इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील की एग्रीमेंट कॉपी इस वक्त किसी बच्चे की रफ कॉपी की जैसी दिख रही थी। मगर उससे भी ताज्जुब की बात तो ये थी कि सिद्धार्थ को अब तक वहां रोहित की प्रेजेंस का एहसास तक नहीं हुआ था। रोहित ने भी थोड़ा पास आकर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक नजर डाली और पहले से भी ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ ने उस पूरे डॉक्यूमेंट्स में सोनल का नाम लिख रखा था। रोहित ने बेबसी से एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा। बेचारे सर, प्यार में क्या हाल हो गया है इनका? अरे मैंने तो सुना था कि शादी के बाद हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए प्यार कम होने लगता है, लेकिन यहाँ तो सर सोनल जी के प्यार में दीवाने होते जा रहे हैं। वो उनके साथ उनके घर में रहती हैं, हर रोज दिन रात वो उनको देखते रहते हैं, फिर भी सिर्फ 2 घंटे की जुदाई में इनका ये हाल हो गया। लेकिन अगर उनको अपना प्यार ही शो करना था तो हर किसी ब्लैंक पेपर पर करना चाहिए था ना। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने लव लेटर बनाकर रख दिया है। वैसे सर की भी क्या गलती? सोनल जी हैं ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उनको देखकर अपने होश खो देगा। एक बार फिर से रोहित ने सिद्धार्थ के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए उसे उसके ख्यालों से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सिद्धार्थ अब भी एकटक डेस्क की तरफ देखते हुए अपना पेन उस डॉक्यूमेंट में चलाया जा रहा था। रोहित बेटा, ये है खूबसूरत लड़की से शादी करने के साइड इफेक्ट्स। अगर नौकरी प्यारी है तो कभी किसी खूबसूरत लड़की के प्यार में मत पड़ना भैया। सो तो खुद ही बॉस हैं, उनकी ऐसी 1000 गलतियां भी माफ हैं, लेकिन अगर तुझसे कहीं ऐसी कोई और गलती हो गई ना तो तू तो सीधा कपूर इंडस्ट्रीज के बाहर सड़क पर खड़ा नजर आएगा। इसके साथ ही रोहित ने एक झटके से सिद्धार्थ के हाथों से वो डॉक्यूमेंट छीन लिया। इतनी देर से आवाज लगाने के बावजूद सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर नहीं आया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स छीनते ही उसे तुरंत होश आ गया। व्हाट आर यू डूइंग? उसने झल्लाते हुए रोहित के ऊपर एक नजर डालते हुए पूछा, और जवाब में रोहित ने वो डॉक्यूमेंट उसके सामने कर दिया ताकि वो भी अपने उस क्रिएटिव लव लेटर को देख सके। सिद्धार्थ ने जब चारों तरफ बस सोनल का ही नाम लिखा हुआ देखा तो वो एकदम से स्पीचलेस हो गया था। ये क्या किया उसने? सोनल जी ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं, वो आपके साथ आपके ही घर में रहती हैं, फिर भी आप उनको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं? रोहित ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसे देखते हुए पूछा, मगर रोहित के सवाल का जवाब उसे सिद्धार्थ ने अपनी गुस्से से भरी नजरों से दे दिया। सिद्धार्थ का मूड खराब होते देखकर रोहित ने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, I mean, इससे पता चलता है कि आप भाभी जी से कितना प्यार करते हैं। सो अचानक रोहित के वहां आ जाने और ये सब देख लेने से सिद्धार्थ एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। न जाने अब ये रोहित का बच्चा उसके बारे में क्या क्या सोचेगा। वैसे भी इसकी इमेजिनेशंस कुछ ज्यादा ही कमाल की होती हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकते थे? अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, सिद्धार्थ ने एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए उसके ऊपर गुस्सा करते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपको पता भी है मैंने पूरे 3 टाइम्स आपके केबिन का डोर नॉक किया था, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। इनफैक्ट जब मैंने यहाँ आपके सामने खड़ी होकर भी आपसे बात करने की कोशिश की तब भी आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया। रोहित ने उसके गुस्से का जवाब एक स्माइल देते हुए कहा। सिद्धार्थ से अब आगे और कुछ बोला नहीं गया। ये देखकर रोहित ने ही अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, इन पर अर्जेंटली आपके साइन चाहिए। आप प्लीज एक बार चेक तो कर लीजिए।
इतना कहकर उसने अपने साथ लाई हुई फाइल को खोलकर उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर सिद्धार्थ के सामने डेस्क पर रख दिए। सिद्धार्थ ने एक सरसरी नजर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डाली, लेकिन उन्हें पढ़ने का उसका जरा सा भी मूड नहीं था। वैसे भी वो जितनी बार उसमें लिखे कंटेंट की तरफ देखता था ना, उसे उसमें सोनल का ही चेहरा नजर आने लगता था, जो उसकी तरफ देखकर ही स्माइल कर रही थी। ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ के मुंह से निकल गया, आखिर क्यों मुझसे इतनी नाराज हो तुम? ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? रोहित को जब सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी तो उसने चौंकते हुए पूछा कि क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ भी झटके से अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने तुरंत नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नथिंग। उसने डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए अपना पेन उठाया, मगर फिर अचानक से रुककर रोहित की तरफ देखते हुए पूछा, एक बात बताओ, अच्छा भला इंसान अगर अचानक से तुमसे गुस्सा हो जाए या फिर उसका बिहेवियर एकदम से रूड हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है? व्हाट? रोहित उसका ऐसा अटपटा सा सवाल सुनकर शॉक्ड हो गया था। हालांकि सिद्धार्थ जब से प्यार में पड़ा था ना, तब से रोहित से ऐसे अजीबोगरीब सवाल करने लगा था, लेकिन फिर भी वो अचानक से उससे ऐसा कोई सवाल कर देगा इसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? रोहित ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने परेशानी से भरकर एक गहरी सांस ली और अपने हाथ के इशारे से रोहित को चुप रहने को कहते हुए खुद डॉक्यूमेंट साइन करने लगा। सारे पेपर साइन करने के बाद उसने वो डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसे एक वार्निंग लुक देते हुए बोला, आगे से मेरे केबिन में आने से पहले और जोर से डोर नॉक करना, ठीक है? फिर चाहे डोर टूट ही क्यों ना जाए, समझे? समझ गया सो, रोहित ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओके, यू मे लीव नाउ। सिद्धार्थ ने वापस अपना ध्यान अपने सामने पड़ी एक दूसरी फाइल की तरफ लगाते हुए कहा, ओके सर, थैंक यू। कहते हुए रोहित जाने के लिए पलटा। साइन हो चुके हुए डॉक्यूमेंट्स को फाइल में वापस रखने से पहले उसने एक बार उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा और उसका मन हुआ कि अपने हाथ में पकड़ी उस फाइल से अपना सिर फोड़ ले। उसने वापस पीछे मुड़ते हुए एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो एक फाइल पढ़ने में बिजी था। सर, आपकी बॉडी तो यही है, लेकिन आपका दिल और दिमाग अभी तक भाभी जी के पास है। प्लीज उनके ख्यालों से बाहर आकर आप काम पर कंसंट्रेट कीजिए सर, ये डॉक्यूमेंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित ने लगभग रोने वाले अंदाज में उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसे डांटने के लिए अपना मुंह खोला, रोहित ने तुरंत उसके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रख दिए और फिर जो कुछ सिद्धार्थ को दिखा उसे देखकर उसके खुद भी होश उड़ गए। अपने सिग्नेचर्स की जगह पर उसने सोनल का ही नाम लिख दिया था। अब वो बुरी तरह खुद पर ही झल्ला रहा था। ये देखकर रोहित के फेस पर एक नॉटी सी स्माइल आ गई थी। अब उसे सिद्धार्थ के इस अजीब से बिहेवियर का रीजन कुछ समझ में आने लगा था। सर, अभी अभी आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था, कहीं उसका भाभी जी से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना? उसने शक भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। उसके सवाल पर सिद्धार्थ ने बस अपनी नजरें फेर ली और कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी चुप्पी ने ही रोहित के सारे जवाब दे दिए थे। उसने राहत की एक सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड सर, वरना मैं तो डर ही गया था कि न जाने आपको आज क्या हो गया है। वैसे आप कह रहे थे ना कि भाभी जी का बिहेवियर आज अचानक से चेंज हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो? कहते कहते रोहित रुककर एकदम सीरियसली कुछ सोचने लग गया था। वो क्या? सिद्धार्थ ने बेचैनी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हो सकता है परसों के इंसिडेंट से वो अभी तक सदमे में हूँ। अक्सर जब लड़कियां परेशान हो जाती हैं ना सर, तो उनका बिहेवियर ऐसे ही चेंज होने लगता है। रोहित ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने भी परेशानी से अपनी पीठ चेयर से टिका दी और एकदम सीरियस होकर इस बारे में सोचने लगा। उसे रोहित की बातों में पॉइंट नजर आ रहा था, वरना उसे ऐसा और कोई रीजन नजर नहीं आ रहा था जिसकी वजह से सोनल अचानक इतना स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाए। और फिर उसने तो खुद देखा था कि शांति भवन से वापस आने के बाद हॉस्पिटल में उसे कैसे नाइटमेयर्स आ रहे थे। अब उसने थोड़ा रिलैक्स होते हुए रोहित की तरफ देखकर पूछा, तो फिर वो ठीक कैसे होगी? सर, अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। रोहित ने परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए कहा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बहुत सी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ी हैं जिसमें अक्सर हीरोइन के साथ ऐसी कोई ना कोई सिचुएशंस आ जाती हैं। ओह, सिद्धार्थ ने भी एकदम सीरियस होते हुए पूछा, तो फिर हीरो क्या करता है? वेल, ऐसी सिचुएशन में तो हीरो अपनी हीरोइन के लिए कुछ ऐसा करता है जिससे उसे खुशी हो, या फिर वो उसे कहीं बाहर किसी रोमांटिक जगह पर घुमाने के लिए ले जाता है ताकि वो अपने डर से बाहर निकल सके। या फिर रोहित रूम की छत की तरफ देखते हुए लगातार गेसिंग किया जा रहा था और सिद्धार्थ इरिटेट हो रहा था। दिल तो उसका कर रहा था कि वहीं रोहित को एक थप्पड़ लगा दे, मगर फिलहाल उसके अलावा और किसी से हेल्प मिलने की भी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। सो अपने गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, रोहित, तुम क्लियरली नहीं बता सकते हो कि मुझे क्या करना है, इतनी सारी सजेशंस क्यों दे रहे हो मुझे? सिद्धार्थ की नाराजगी को नोटिस करते हुए रोहित ने फौरन अपनी नजरें आसमान से नीचे उतारते हुए जमीन पर टिका दी और बोला, सर, मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी सजेशंस काम करेंगी। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, भाभी जी डेफिनेटली उसके बाद आपकी दीवानी हो जाएंगी सर। आप आज उनके प्यार में खुद को भूलकर उनका नाम लिख रहे हैं, कल वो पूरे घर में आपके साथ आपका नाम लिखती नजर आएंगी सर। रोहित ने एक ही सांस में अपनी पूरी इमेजिनेशन की दुकान सिद्धार्थ के सामने खोलकर रख दी थी और अब सिद्धार्थ भी उसके दिखाई इन सुहाने सपनों में खोने लगा था। वो सोनल को उसकी सारी फेवरेट जगहों पर घुमाने के लिए लेकर जाएगा, उसके साथ गेम्स खेलेगा, उसे अच्छे अच्छे जोक सुनाएगा ताकि वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर खुलकर हंसे। अपने ख्यालों में उसे अब सोनल खिलखिलाकर हंसती हुई नजर आ रही थी। सिद्धार्थ को पता भी नहीं चला कि कब वो मुस्कुराने लगा था। उसने तो यहाँ तक इमेजिन कर लिया था कि इन सब के बाद सोनल एक दिन खुद आकर उसे अपने गले से लगा लेगी और उसे कहेगी, सिद्धार्थ, आई लव यू। अपने ख्यालों में ही खोए हुए मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ ने जवाब दिया, आई लव यू टू। रोहित ने जब सिद्धार्थ को स्माइल करते हुए देखा ना, तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। उसने सिद्धार्थ के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कैसा लगा मेरा आइडिया सर? अब तक सिद्धार्थ का मूड एकदम ठीक हो चुका था। उसने सीधे होकर बैठते हुए कहा, वेरी गुड, चलो इसी बात पर मैं आज तुम्हारी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। यस यस यस। रोहित खुशी के मारे अपनी मुट्ठियां कसते हुए धीरे से बोला। उसने तो बस ऐसे ही सिद्धार्थ को ये सारी सजेशंस दे दी थी। उसे क्या पता था कि उसके इन सिंपल से सजेशन से सिद्धार्थ उसके ऊपर इतना मेहरबान हो जाएगा। उसे अच्छे मूड में देखकर रोहित ने एक और चांस लिया और अपना गला साफ करते हुए रोहित ने सिद्धार्थ से थोड़ी हिचकिचाहट भरी आवाज में पूछा, सर, वो मेरी 3 मंथ्स की सैलरी। सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे ही मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाकर कहा, मिल जाएगी। रोहित को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने खुशी के मारे लगभग उछलते हुए कहा, सर, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट बॉस हैं। मैं आज के बाद इससे भी ज्यादा मेहनत से काम करूंगा सर, ताकि आपको किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट ना हो। यस सर। सिद्धार्थ ने बिना कोई जवाब दिए वो डॉक्यूमेंट उसके हाथ में देते हुए कहा, इसकी दूसरी कॉपी मुझे लाकर दो, मैं साइन कर देता हूँ। क्या? रोहित ने तुरंत उसके हाथ से डॉक्यूमेंट ले लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, ओके सर, मैं बस यूं गया और यूं आया। सिद्धार्थ ने भी अब फाइनली अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। अभी उसने एक फाइल को चेक करना शुरू किया था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फौरन कॉल रिसीव कर लिया और बोला, हाँ मन बोल, क्यों कॉल किया है? प्रिया वापस आ गई है, हम सबने आज शाम की पार्टी प्लान की है, तो तू आ रहा है ना?
अमन ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिद्धार्थ ने भी खुश होते हुए जवाब दिया। लेकिन तभी उसे रोहित की कही बात याद आ गई और उसने तुरंत अमन से पूछा, वैसे मैं सोच रहा था इस प्रिया की बच्ची को सोनल से मिलवा ही दूं, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अमन तो ये सुनकर और भी खुश हो गया था। अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट और ज्यादा मजा आएगा, तो एक काम कर, आज शाम सोनल को भी अपने साथ लिया। अब सिद्धार्थ को अपना मूड एकदम फ्रेश होता हुआ फील हो रहा था। उसने तो अब प्लानिंग भी शुरू कर दी थी कि उसे क्या करना है। रोज की तरह सोनल अपना काम खत्म कर फैशन हब के लिए निकल गई थी, लेकिन वहां करण को पहले से मौजूद देखकर वो हैरान रह गई। फैशन हब में आने वाले किसी भी कस्टमर से उनके डिजाइनर्स पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछते थे और फिर उनके हिसाब से उन्हें अपने आइडियाज बताते थे। अगर कस्टमर को वो आइडिया पसंद आता था तो उसी के हिसाब से ड्रेस के डिजाइन तैयार करके उन्हें उसका स्केच कस्टमर को दिखाना होता था। अगर कस्टमर को डिजाइन पसंद आ जाता था तो इट वाज ओके, अदरवाइज डिजाइन को तब तक अपने डिजाइन रिवाइज करने पड़ते थे जब तक कि कस्टमर सैटिस्फाई ना हो जाए। मगर करण की तो बात ही अलग थी। उसने पंक्ति से साफ-साफ कह दिया था कि उसे ड्रेस के डिजाइन्स को कंटीन्यूअसली टाइम टू टाइम चेक करना है। अब इसका तो एक सॉल्यूशन था कि सोनल उसके साथ ही रहकर उसकी ड्रेसेस डिजाइन करने का काम करे। पंक्ति ने भी उसे इसकी परमिशन दे दी थी और करण उसे फैशन हब से सीधा अपने म्यूजिक स्टूडियो में लेकर आ गया था। वैसे तो सोनल उसके लिए सिर्फ ड्रेस डिजाइनिंग का ही काम कर रही थी, लेकिन अगर कोई भी उन दोनों को साथ में देखता ना तो उसे यही लगता कि सोनल करण की गर्लफ्रेंड है। करण सोनल को दोपहर में ही अपने साथ यहाँ लेकर आ गया था। अब शाम होने को आई थी, लेकिन फिर भी सोनल एक भी अच्छा डिजाइन तैयार नहीं कर पाई थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह कल रात वाला इंसिडेंट भी था। सोनल पूरी कोशिश करती थी कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखे, लेकिन वो चाहकर भी अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। करती भी कैसे? सिद्धार्थ ने खुद कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसकी जिंदगी में वापस आ गई है और इसका सीधा मतलब यही था कि अब उसे सिद्धार्थ की जिंदगी से बाहर जाना पड़ेगा। ये ख्याल ही सोनल का दिल तोड़ने के लिए काफी था। अपने ख्यालों में जो भी वो बेतरतीब तरीके से ड्राइंग पेपर पर पेंसिल चलाई जा रही थी, तभी फोन बजने की आवाज से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। सिद्धार्थ का फोन था। उसका सिद्धार्थ से बात करने का जरा सा भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना फोन उठाया और उससे बात करने के लिए म्यूजिक रूम से बाहर आ गई। हेलो, कॉल रिसीव करके उसने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया। सोनल, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अमन और मेरे दोस्तों ने मिलकर आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है। उन्होंने मुझसे तुम्हें भी वहां लाने को कहा है, तुम तैयार रहना, ठीक है? सिद्धार्थ ने खुश होते हुए कहा। सिद्धार्थ में सोनल कुछ कह पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाऊंगा, बाय। कहते हुए सिद्धार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सोनल की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सिद्धार्थ ने तो उसकी बात भी नहीं सुनी थी। वो जितना सिद्धार्थ से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, सिद्धार्थ उतना ही उसके करीब आता जा रहा था। लेकिन सोनल जानती थी कि इन सबसे आखिर में सिर्फ उसे ही तकलीफ होगी। उसका बस चलता तो वो सारी जिंदगी सिद्धार्थ के साथ ही रहती और उसे कभी छोड़कर नहीं जाती। लेकिन अगर सिद्धार्थ ने खुद ही उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया तो क्या वो उसे रोक पाएगी? सिद्धार्थ के ऊपर अगर किसी चीज को पाने का जुनून सवार हो जाता था ना, तो उसे वो हर हाल में हासिल करके ही छोड़ता था। ये तो वो खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी। ऐसे में अगर सिद्धार्थ उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहेगा तो क्या वो उसे रोक पाएगी? और फिर उसका प्यार भी तो एक तरफा है ना। उसे भले ही उसका प्यार ना मिल पाए, वो सिद्धार्थ को उसका प्यार पाने से कैसे रोक सकती थी? बुझे मन से हाथों में फोन लिए वो वापस म्यूजिक रूम के अंदर आ गई। हे मिस्टर जॉन, इतना सैड फेस क्यों बना रखा है? किसका कॉल था? करण ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो वहीं म्यूजिक रूम में एक सोफे पर बैठा हुआ अपने फोन में बिजी था। सोनल इस वक्त ज्यादा बात करने की मूड में नहीं थी। इट्स जस्ट अ फैमिली कॉल, उसने जवाब दिया और वापस उस चेयर पर आकर बैठ गई जहां वो पिछले कई घंटों से बैठकर करण के सूट की डिजाइन तैयार करने की कोशिश कर रही थी। करण ने अपना फोन साइड रखा और उसके पास आते हुए पूछा, ओके, तो तुम्हारी इस फैमिली को क्या प्रॉब्लम है, वही बता दो। लेकिन सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका उदास चेहरा देखकर करण ने कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, काम कल कर लेना, ओके? इस बार सोनल ने उसकी तरफ देखकर एक फीकी सी स्माइल देते हुए जवाब दिया, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, ओके? तो कोई अच्छा आइडिया मिला? उसने झुककर सोनल की बनाई हुई स्केच को देखते हुए पूछा। सोनल ने मुंह लटकाते हुए नाम में अपना सिर हिला दिया। सॉरी, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, माय माइंड इज इन अ कंप्लीट मेस राइट नाउ। करण ने एक हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, वेल दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग लाइक। फिर उसने एक स्माइल के साथ आकर सोनल के बगल में बैठते हुए कहा, तुम इस क्यूटी पाई का मूड खराब है, मतलब पहले मैडम का मूड ठीक करना पड़ेगा, वरना तो मेरा सूट डिजाइन होने से रहा। सोनल अब तक तो बस सैड थी, लेकिन जब उसने करण के मुंह से अपने लिए क्यूटी पाई सुना तो वो शॉक्ड हो गई। करण जब से उसे मिला था उसने एक बार भी उसे सोनल कहकर नहीं पुकारा था। जब पंक्ति ने उसे बताया कि वो फैशन हब में बतौर इंटर्न काम कर रही है, तो वो उसे तब से मिस इंटर्न कहकर ही बुलाने लग गया था। लेकिन आज क्यूटी पाई, वो कोई छोटा मोटा म्यूजिशियन तो था नहीं, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। वहीं सोनल बस उसकी ड्रेस डिजाइनर थी। फिर भी वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। इन 2 दिनों में उसने जितना भी वक्त करण के साथ बिताया था ना, उसमें सोनल को एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि वो किसी सुपरस्टार के लिए काम कर रही है। तो क्या ख्याल है क्यूटी पाई, शुरू करें? करण ने अपनी आंखों के इशारे से पूछा, क्या करना है, क्या करने वाले हो तुम? सोनल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वेट अ सेकंड, कहते हुए करण अपनी जगह से उठा और उस म्यूजिक रूम के कोने में रखे हुए एक बड़े से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पास पहुंचा जो एक कपड़े से कवर किया हुआ था। उसके पास पहुंचकर करण ने रुककर एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर उस पर से कवर हटा दिया। करण ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हे क्यूटी पाई, मीट माय वाइफ, मेरी दिल, मेरी जिगर, मेरा जान, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, है ना खूबसूरत? करण ने अभी जिससे सोनल को इंट्रोड्यूस करवाया था वो था एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा पियानो। सोनल अपनी आंखें फाड़ी, कभी उस पियानो को और कभी करण को देख रही थी। उसने बस धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ये क्रिस्टल ग्रैंड पियानो था। स्टूडियो की खिड़की से सूरज की रोशनी आकर जब इस पियानो से टकराती थी ना, तो उसकी चमक से पूरा स्टूडियो जगमगाने लगता था। ये पूरा स्टूडियो लगभग 200 स्क्वायर मीटर का था। ताज्जुब की बात थी कि इतने बड़े रूम में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम पर बस ये पियानो ही नजर आ रहा था। अपने स्कूल टाइम में सोनल ने भी पियानो सीखा था। हालांकि इस बात को कई साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी इस पियानो को देखकर ना आज सोनल को ऐसा लग रहा था कि वो आज भी इसे अच्छी तरह बजा सकती है। इसे देखकर ही उसे समझ आ रहा था कि ये सबसे बेस्ट और बेहतरीन क्वालिटी का पियानो है। नो वंडर इसे सोनल के सामने इंट्रोड्यूस करवाते वक्त करण का एक्सप्रेशन ऐसा क्यों था। सोनल अपनी जगह से उठी और धीमे कदमों से चलती हुई उस पियानो के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे देखते हुए आखिर में सोनल की नजर उसके ऊपर प्रिंटेड बेक्सटाइन के लेबल के ऊपर चली गई। सोनल को पियानो की अच्छी नॉलेज थी। इतना तो उसे भी पता था कि बेक्सटाइन के पियानो बेस्ट क्वालिटी के और काफी महंगे भी होते हैं। इन शॉर्ट इसे किंग ऑफ पियानो भी कहा जाता है। सोनल को गौर से पियानो की तरफ देखते पाकर करण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। तुम्हें पसंद आया?
इसे मैंने खास ऑर्डर देकर अपने लिए बनाया है। मैं जहाँ चाहूँ इसे लेकर जा सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से पियानो यहाँ आया है मैं इसे अपने घर के अंदर लेकर नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे नए घर के दरवाजे का साइज इसके लिए काफी छोटा था। सो मुझे इसे रखने के लिए स्टूडियो को रेंट पर लेना पड़ा। सोनल ने एक बार स्माइल करते हुए करण की तरफ देखा और फिर पियानो की तरफ देखती हुई बोली, तुम तो बहुत अमीर लगते हो। करण ने हंसते हुए कहा, वेल थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ख्याल है, पियानो सीखना चाहोगे? पियानो किंग से पियानो सीखने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। सोनल ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें पियानो से हटाकर करण की तरफ डाली और बोली, मुझे इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, वैसे बचपन में मैंने इसे प्ले करना सीखा था। रियली? करण हैरानी से उसके सामने बैठ गया। अब फिर तो आज और भी मजा आएगा। सुनना चाहोगी इसकी आवाज? सोनल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण ने तुरंत उस पर प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है कि धुन छेड़ दी। उस पियानो की सॉफ्ट आवाज उस खाली म्यूजिक स्टूडियो में गूंजने लगी थी। करण से मिलने से बाद से लेकर अब तक जिस तरीके से उसने बिहेव किया था, उससे सोनल को एक बार भी ऐसा नहीं लगा था कि वो अपनी लाइफ में कभी भी सीरियस होता होगा। लेकिन जब पियानो बजाते हुए उसने करण की तरफ देखा ना, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही इंसान को अपने सामने देख रही है। इस वक्त वो इतनी सीरियसली म्यूजिक प्ले कर रहा था जैसे कि उसे बाकी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। करण खुद जितना हैंडसम था, उससे कहीं गुना ज्यादा उसका म्यूजिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। सोनल भी पियानो की उस धुन में खोसी गई थी। ये समझना मुश्किल नहीं था कि पूरी दुनिया में उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों होगी। सोनल ने अपने स्कूल टाइम में कई सालों तक खुद भी पियानो की ट्रेनिंग ली थी। इससे वो अच्छे से समझ सकती थी कि इस वक्त करण जो धुन बजा रहा था उसमें कितनी परफेक्शन थी, और फिर जिस गाने की धुन वो बजा रहा था वो तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत था। उससे भी बड़ी बात, ये गाना सोनल के दिल की हालत को बखूबी बयान कर रहा था। सिद्धार्थ उससे प्यार नहीं करता था, ये बात जानते हुए भी वो खुद को उससे प्यार कर पाने से रोक नहीं पा रही थी। गाने को सुनते हुए वो इमोशनल होने लगी थी। अचानक करण ने उसकी तरफ मुड़ते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने करीब खींच लिया। सोनल उसके सडन मूव से बुरी तरह चौंक गई थी। ना चाहते हुए भी वो उसके पास जाकर बैठ गई। अब मुझे तुम्हारा भी म्यूजिक सुनना है क्यूरी पाई, लेट्स प्ले इट टुगेदर। करण ने उसे पियानो बजाने का इशारा करते हुए कहा। सोनल पिछले कई सालों से अपनी स्टडीज में इस कदर बिजी हो गई थी कि उसने एक बार भी पियानो को हाथ नहीं लगाया था, और आज जब इतने सालों के बाद वो पियानो बजाने जा रही थी तो करण जैसे बेस्ट म्यूजिशियन के लिए, जिसे लोग पियानो प्रिंस के नाम से भी जानते थे, उसके सामने पियानो बजाते हुए सोनल पूरी तरह नर्वस हो रही थी। उसने हिचकिचाते हुए जैसे ही पियानो के ऊपर अपना हाथ रखा, अचानक डोरबेल बजने की आवाज से पूरा म्यूजिक रूम गूंज गया। अब इस वक्त कौन आ गया यार? शायद मेरा असिस्टेंट होगा, तुम यही रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ, कहते हुए करण उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। करण के जाते ही सोनल ने धीरे धीरे पियानो कीज को अपनी उंगलियों से हल्के से टच करना शुरू किया। एक मीठी सी धुन कमरे में गूंजी और इसके साथ ही सोनल के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। न जाने कितनी यादें जुड़ी थी उसकी पियानो और धुन के साथ। अपने ख्यालों में खोई हुई सोनल बचपन में याद की हुई एक धुन को बजाने की कोशिश कर रही थी कि उसे दरवाजे पर करण की आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? सोनल कहाँ है? सिद्धार्थ ने अंदर देखने की कोशिश करते हुए पूछा। सिद्धार्थ की आवाज सुनते ही सोनल घबराकर एक झटके से पियानो छोड़कर खड़ी हो गई। करण ने कंफ्यूज होते हुए एक बार अंदर की तरफ देखा और फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए पूछा, तुम क्यूरी पाई से मिलने आए हो? अब तक तो सिद्धार्थ ने करण की तरफ देखा तक नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने करण के मुंह से क्यूरी पाई वर्ड सुना, उसकी नजरें करण के ऊपर जाकर स्थिर हो गई थी। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक करण को घूर कर देखा, जो दिखने में काफी हैंडसम और रिच लग रहा था। क्यूरी पाई? हाँ, तो इतनी सी देर में इस आदमी ने सोनल के लिए एक क्यूट सा निकनेम भी डिसाइड कर लिया था। सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा छलकने लगा था। उसे चुप देखकर करण ने कंफ्यूज होते हुए अपना सिर खुजाया और फिर अंदर की तरफ मुड़ते हुए जोर से बोला, हे क्यूरी पाई, कोई तुमसे मिलने आया है। मगर उसकी आवाज सुनने के बाद भी सोनल अपनी जगह से नहीं हिली। कुछ देर पहले जब सिद्धार्थ ने उसे कॉल किया था, तब सोनल ने उसे अपनी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो फिर आखिर सिद्धार्थ यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन उसने अभी अभी क्लियरली सुना था वो सिद्धार्थ की ही आवाज थी। सिद्धार्थ ने कुछ पलों तक वेट किया, लेकिन जब सोनल बाहर नहीं आई तो वो बिना करण की परमिशन की वेट किए सीधे म्यूजिक रूम के अंदर चला आया। अंदर जाकर जब उसने सोनल को पियानो के सामने बैठा देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। अभी कुछ देर पहले जब उसने सोनल को कॉल पर बताया था कि वो उसे लेकर अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहता है, तो सोनल ने बिना एक भी पल गंवाए उसके साथ आने से मना कर दिया था। उसके बाद सिद्धार्थ ने रोहित से फैशन हब में कॉल करके सोनल को आज हाफ डे दिलवाने के लिए कहा, लेकिन वहां कॉल करने के बाद पता चला कि सोनल तो वहां से कब की निकल चुकी है। उसने रोहित से उसकी लोकेशन निकालने को कहा और फिर सीधा करण के घर पर उसे लेने आ गया था। जैसे जैसे सिद्धार्थ सोनल के करीब आता जा रहा था, सोनल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सोनल के पास आकर रुकते हुए उसने एक बार अपनी नजरें घुमाकर इस पूरे हॉल को देखा। इस छोटे से हॉल में बस एक ओपन किचन और एक बाथरूम था। कुछ जरूरत के सामान के अलावा बस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पड़े हुए थे, और इस पूरे स्टूडियो में सिवाय करण और सोनल के और कोई नहीं था। ऑफ कोर्स करण उसका कस्टमर था, लेकिन फिर भी काम करने का ये तरीका सिद्धार्थ को किसी भी तरह हजम नहीं हो रहा था। और फिर जिस जगह सोनल बैठी हुई थी उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि कुछ देर पहले तक करण भी उसके साथ वहीं पर बैठा हुआ होगा। ये सब सोचकर सिद्धार्थ का ब्लड बॉइलिंग पॉइंट तक चला गया था। गुस्से में उसकी मुट्ठियां कसने लगी थी। एक झटके से झुकते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। चलो यहाँ से। जिस मजबूती से सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ रखा था, उससे सोनल को दर्द होने लगा था। सिद्धार्थ क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ को धक्का दे दिया। सिद्धार्थ को चोट तो नहीं आई, लेकिन उसने सोनल का हाथ छोड़ दिया। कुछ पलों तक सोनल की आंखों में देखते रहने के बाद उसने कहा, सोनल इसी वक्त मेरे साथ यहाँ से चलो। सोनल ने एक बार भी उसे नजरें नहीं मिलाई और नीचे जमीन की तरफ देखते हुए ही जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मेरा काम अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वो लगभग चिल्ला पड़ा, काम? लेकिन फिर जब उसे फील हुआ कि उसके गुस्सा करने से सोनल घबरा रही है, तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए शांत आवाज में बोला, एक ही दिन में सब काम खत्म कर लेना जरूरी नहीं है, तुम अपना काम कल कर लेना, वहां मेरे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार सोनल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप अपने सामने रखे पियानो को देखती रही। करण भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे अंदर तक आ गया था। वो हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। सोनल को चुप देखकर उसने पूछा, ये कौन है क्यूरी भाई, और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? सिद्धार्थ ने अब अपनी कहर भरी नजरों से करण की तरफ देखा। उसका बस चलता तो वो अपनी जलती हुई नजरों से ही आग उगलकर करण को जला देता, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आंखों में ऐसा कोई फीचर नहीं था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे इस बात पर आ रहा था कि उसके सामने ही करण बार बार उसकी वाइफ को क्यूरी पाई कहकर बुला रहा था। अभी कल ही तो सोनल को ये प्रोजेक्ट मिला था, 2 दिन भी नहीं हुए थे उसे सोनल के साथ काम करते हुए,
और वो उसका इतना करीबी हो गया था कि उसे ऐसे क्यूट से निकनेम देने लगा। वो ये मेरा कजिन है, सोनल ने अटकते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इस वक्त उसे सोनल पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हो रहा था वहीं पर उसका गला दबा दे। हिम्मत कैसे हुई इस लड़की की उसे अपना कजिन बुलाने की? वो उसे अपना हस्बैंड भी तो बता सकती थी। चलो ठीक है, हस्बैंड ना सही पर अपना फ्रेंड तो बता ही सकती थी ना, कजिन कहने की क्या जरूरत थी? सोनल ने घबराते हुए एक बार अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो अंदर तक कांप गई। सोनल का जवाब सुनकर अब करण ने रिलैक्स होकर एक स्माइल के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, ओह सो ये है तुम्हारा फैमिली कॉल। सो डियर कजिन, अगर तुम आज शाम को फ्री हो तो तुम भी हमारे साथ डिनर के लिए चल सकते हो। फिर उसने सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्यों भाई, कल हमने जिस रेस्टोरेंट में डिनर किया था वो यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है, तुम कहो तो मैं आज भी वहाँ टेबल बुक कर लेता हूँ। मगर उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से पैनिक होने लगी थी। उसने डरते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, जिसका गुस्सा कहीं से भी कम नहीं हो रहा था। उल्टा अब तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। कल रात उसने सिद्धार्थ से जो झूठ बोला था वो अब पूरी तरह खुलकर उसके सामने आ गया था। हालांकि सिद्धार्थ भी जानता था कि सोनल ने उसे झूठ बोला था, लेकिन उसने उसे सच बताने के लिए फोर्स नहीं किया। इतनी लेट नाइट तक डिनर के लिए घर से बाहर थी। इतना ही नहीं, घर वापस आने के बाद उसका बिहेवियर भी पूरी तरह चेंज हो गया था। बात इतने पर भी खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन इसके बाद आज फिर से वो ऑफिस छोड़कर इस आदमी के साथ अकेले यहाँ इस म्यूजिक स्टूडियो में पूरे दिन मौजूद थी। और अब उसने सिद्धार्थ के साथ उसकी फ्रेंड्स की पार्टी में भी चलने से साफ साफ मना कर दिया था। आखिर चाहती क्या है लड़की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ये सोचते ही सिद्धार्थ का दिल घबराने लगा था। लेकिन कल जब उसने सोनल से बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में पूछा था तो उसने साफ इनकार कर दिया था। तो क्या कल रात सोनल ने उससे झूठ बोला था, शायद इस डर से कि सच जानकर वो उससे नाराज हो जाएगा? सिद्धार्थ के दिल और दिमाग में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई थी। जहां तक उसे पता था, सोनल इस आदमी को सिर्फ 2 दिनों से ही जानती थी, और इतनी कम समय में कोई किसी से प्यार कैसे कर सकता है? और आज की डेट में लव एट फर्स्ट साइट जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? सिद्धार्थ ने बेबसी से एक बार फिर करण की तरफ देखा। करण भी काफी हैंडसम था। ये देखकर अब वो थोड़ा डिप्रेस्ड होने लगा था। सिद्धार्थ को खुद पर तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके चाम के आगे ये लड़का कहीं भी नहीं ठहरने वाला था, लेकिन उसे सोनल के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अपनी जिंदगी में आज तक इस लड़की ने खुद के लिए एक भी सही डिसीजन नहीं लिया है। कोई हैरानी नहीं होगी अगर इस लड़की को सिद्धार्थ की जगह ये लड़का पसंद आ जाए। ऊपर से सोनल की चुप्पी से वो और ज्यादा इरिटेट हो रहा था। उसने सीधे सोनल की आंखों में देखते हुए इस बार एकदम सख्त आवाज में पूछा, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? मगर सोनल ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर सिद्धार्थ की इरिटेशन और बढ़ती जा रही थी। मैं कुछ बोल सकता हूँ? करण ने आखिर बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा, मिस्टर कजिन, क्योंकि भाई शायद आपके साथ आना नहीं चाहती, सो व्हाई डोंट यू गो फर्स्ट? मैं डिनर के बाद इसे घर छोड़ दूंगा। करण ने सजेशन देते हुए कहा, मगर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा और लगातार सोनल की आंखों में देखते हुए इस बार एक एक वर्ड पर जोर देते हुए बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ सोनल, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? सोनल बिना कोई जवाब दिए पीछे की तरफ मुड़ने लगी। बिना कुछ कहे उसने जता दिया था कि वो सिद्धार्थ के साथ नहीं आना चाहती। वैसे भी सिद्धार्थ का प्यार उसकी जिंदगी में वापस आ गया था, ऐसे में उसके साथ टाइम स्पेंड क्यों करना चाहता है? उसे तो अब अपना पूरा फोकस उस लड़की के ऊपर करना चाहिए। सिद्धार्थ से ये सब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। गुस्से में आगे बढ़ते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। सोनल को जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ ऐसा कुछ भी कर सकता है। घबराहट में वो छूटने के लिए स्ट्रगल करते हुए जोर से चिल्लाई, सिद्धार्थ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। करण भी ये सब देखकर शॉक्ड हो गया था। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ का रास्ता रोकने की कोशिश की। हे यू, छोड़ो इसे, जस्ट शट अप। सिद्धार्थ ने गुस्से में उसके ऊपर एक नजर डालते हुए तेज आवाज में कहा और सोनल को अपने हाथ में उठाए हुए तेजी से वहां से निकल गया। सोनल ने उसके सीने में मुक्के मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। इरिटेट होकर वो चिल्लाई, तुम ना कभी-कभी एकदम जंगलियों की तरह बिहेव करते हो, छोड़ो मुझे सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर इस वक्त जैसे खून सवार था। दिन भर रेस्ट करने के बाद अब उसका पैर पहले से काफी बेटर हो चुका था, इसलिए सोनल को उठाकर चलने में उसे कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। अपने हाथ में उसे उठाए हुए वो गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर सोनल को उसके अंदर लगभग धकेल दिया। इसके साथ ही वो खुद भी अंदर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सोनल तुरंत संभलते हुए सीट पर बैठ गई और इसके साथ ही दूसरी साइड से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया ना, सिद्धार्थ ने तुरंत लॉक बटन प्रेस कर दिया। 2-4 बार कोशिश करने के बावजूद जब सोनल दरवाजा नहीं खोल पाई तो वो पैनिक होकर चिल्लाने लगी, सिद्धार्थ ये क्या तरीका है किसी को अपने साथ लाने का? ऐसे गुंडे मावालियों की तरह हरकतें करना बंद करोगे प्लीज? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर ही नहीं हो रहा था। गाड़ी की स्टीयरिंग को अपने दोनों हाथों से थामे हुए सिद्धार्थ चुपचाप सामने की तरफ देख रहा था। अब तक उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसका चेहरा भी एकदम सख्त था। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो उसने शांत आवाज में सोनल से पूछा, क्या पसंद आ गया तुम्हें उस नमूने में? व्हाट? सोनल ने शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखा कि देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक नकली स्माइल आ गई थी। उसने लगभग टॉन्ट मारने वाले अंदाज में कहा, व्हाई आर यू सो शॉक्ड? क्या करती हो ना तुम मुझसे? मैं बस वही जानना चाहता हूं, ऐसा भी क्या पसंद आ गया तुम्हें उस नमूने में? सोनल ने परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए जवाब दिया, सिद्धार्थ प्लीज, अब तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ ने अब गुस्से से अपने दांत पीसते हुए एक नजर उसके ऊपर डाली और बोला, ओह रियली? मैं कुछ भी बोले जा रहा हूं? वो आदमी तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है, तुम उसके लिए पियानो प्ले कर रही हो और तो और उसके सामने अपने अच्छे खासे हस्बैंड को तुमने अपना कजिन बना दिया, और तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूं? इतना कहकर उसने सोनल का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों कहा तुमने ऐसा? सिद्धार्थ को अपने इतने करीब देखकर सोनल के दिल की धड़कनें बेकाबू होकर धड़कने लगी थी। सिद्धार्थ, मैं... सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरी उसकी आंखों में देखते ही सोनल की जुबान लड़खड़ा गई। करण ने तो वैसे भी उसकी कल रात की पूरी पोल पट्टी सिद्धार्थ के सामने खोलकर रखती थी। अपना झूठ पकड़े जाने के कारण वो सिद्धार्थ से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। हालांकि वो जानती थी कि अब सिद्धार्थ बस कुछ ही दिनों के लिए उसकी लाइफ में रहने वाला है, लेकिन इन कुछ दिनों में भी वो उसे गलत समझे ये उसे मंजूर नहीं था। सिद्धार्थ, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कल रात में करण के साथ डिजाइन डिस्कस कर रही थी। ज्यादा देर हो जाने की वजह से वो मुझे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गया था, वहां हमने साथ में डिनर किया, दैट्स इट। एक पल को रुककर
उसने अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, और जहां तक पियानो प्ले करने की बात है तो मैं तुम्हें बता दूं कि बचपन में मैंने भी पियानो सीखा था। जब ये बात करण को पता चली तो उसने मुझे पियानो प्ले करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उससे पहले ही तुम आ गए। सोनल ने जो एक्सप्लेनेशंस दिए उसे सिद्धार्थ का दिमाग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अपने दिल का वो क्या करता जो अनकंडीशनली सोनल के ऊपर ट्रस्ट करता था। और फिर अभी अभी जो उसने अपनी आंखों से देखा था उससे वो भी अभी नाराज था। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी सारी बात, लेकिन तुम्हें उससे ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हारा कजिन हूं? कुछ और भी तो कह सकती थी ना तुम। सिद्धार्थ की आवाज में अब भी नाराजगी झलक रही थी। वो तो बस इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे खुद कहा था कि इस शादी के बारे में मैं सबसे छिपाने के लिए बाकी लोगों के सामने तुम्हें जैसे चाहे वैसे इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। उस जो मेरे दिमाग में आया मैंने वही बोल दिया। सोनल ने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से जवाब दिया, और फिर अभी जो सिचुएशन तुम्हारे साथ है उसमें मैं तुम्हें अपना कजिन बुलाऊं या कुछ और, क्या फर्क पड़ता है? सोनल ने उदास होते हुए कहा। उसे तो यही लग रहा था ना कि सिद्धार्थ उसे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहा है। मेरी सिचुएशन, तुम्हें कुछ पता भी है मेरी सिचुएशन का इस वक्त? सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा। सोनल तो समझना ही नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ उसे कितना प्यार करता है। सिद्धार्थ में सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे चुप हो जाने पर मजबूर कर दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसने सोनल की आंखों में देखते हुए कहा। तुम कल ही फैशन हब जा रही हो और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रही हो। व्हाट? सोनल ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने एक झटके से उसे छोड़ दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो इसका मतलब तुम उसके साथ रहना चाहती हो? सिद्धार्थ कहां की बात को कहां लेकर जा रहे हो? सोनल ने अब परेशान होते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, समझी तुम? उसने सोनल को धमकाने वाले अंदाज में कहा। देखो सिद्धार्थ, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंच जाओ प्लीज। मेरे और करण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और फिर ये मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट है सिद्धार्थ, मैं इसे ऐसे बीच में कैसे छोड़ सकती हूँ? सोनल ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। एग्जैक्टली, यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें उसकी ड्रेस डिजाइनिंग का काम छोड़ना भी पड़े तो तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा, राइट? और जहां तक काम की बात है तो उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा दूंगा। सोनल कुछ सोचकर सिद्धार्थ ने आगे कहा, या फिर तुम चाहो तो तुम खुद अपनी कंपनी के लिए भी काम कर सकती हो। तुम्हें बस ड्रेस डिजाइन करनी है, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं, सोनल ने मुंह लटकाकर खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहा। वो किसी भी तरह अब और सिद्धार्थ पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी, और अब उसके आगे का पूरा फ्यूचर इसी प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता था। सो इसे तो वो किसी भी हालत में अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। लेकिन सिद्धार्थ ने इसका कुछ और ही मतलब निकाला। उसे अब यकीन होने लगा था कि सोनल करण के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए इतना समझाने के बावजूद वो किसी भी तरह उसका काम छोड़ने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थ की नाराजगी और उसके बात करने के तरीके से सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे करण से जलन हो रही है, जैसा अक्सर हर लड़के को अपनी फ्रेंड के साथ किसी और आदमी को देखकर होती है। शायद इसलिए वो प्रोटेक्टिव हो रहा है। उसकी नजरों में गुस्से को महसूस कर सोनल ने फिर कहा, सिद्धार्थ बिलीव मी, मेरे लिए सिर्फ मेरा कस्टमर है और कुछ नहीं। तुम भी तो अपने काम के सिलसिले में फीमेल कस्टमर्स के साथ डील करते होगे ना। देखो, अगर मैं कहूंगी तो क्या तुम लड़कियों के साथ डील करना बंद कर दोगे? बोलो। सोनल ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन फिर वो सिद्धार्थ का जवाब सुनकर सरप्राइज हो गई। हाँ, तुम कहकर तो देखो, किसी फीमेल कस्टमर से डील करना तो दूर, मैं कभी किसी लड़की से बात तक नहीं करूंगा। सिद्धार्थ ने ये बात एकदम सीरियसली कही थी। सोनल तो एक तक बस उसके चेहरे की तरफ ही देखती रह गई, मगर फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मुझसे एकदम सच्चा वाला प्यार करते हो। सिद्धार्थ उसे बताना चाहता था कि वाकई वो उससे सच्चा वाला प्यार करता है, लेकिन उससे पहले ही सोनल ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुमसे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहने वाली हूँ। प्रोफेशनल लाइफ को अगर पर्सनल लाइफ से अलग ही रखा जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात, तुम अगर मेरे लिए ऐसा कुछ करोगे भी तो भी मैं ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ने वाली हूँ। सोनल की बात सुनकर गुस्से में सिद्धार्थ की मुट्ठियां कसने लगी थी। सिद्धार्थ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। कस्टमर की नीड्स के मुताबिक ड्रेस डिजाइन करने के लिए हमें उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ती है। फैशनेबल कपड़ों की जरूरत जितनी लड़कियों को होती है उतनी ही लड़कों को भी होती है। जाहिर है मुझे आगे चलकर मेल और फीमेल दोनों कस्टमर्स के साथ डील करना होगा। सिद्धार्थ ने तुरंत परेशानी से भरकर जवाब दिया, तो तुम लेडी स्पेशल फैशन डिजाइनर क्यों नहीं बन जाती? तुम्हें क्या जरूरत है लड़कों के लिए कपड़े डिजाइन करने की? सिद्धार्थ जब अपनी जिद पर आ जाए ना तो फिर उसे समझाना कितना मुश्किल हो जाता है कि सोनल आज खुद फील कर रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, ऑफ कोर्स जो तुम कह रहे हो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती सिद्धार्थ। मैं अपने टैलेंट या काम को किसी एक दायरे में बांध कर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं हर तरह की ड्रेसेस की डिजाइन कर सकूं, और फिर तुम जो मुझसे करने के लिए कह रहे हो उसमें मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है सिद्धार्थ। सो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ूंगी। सिद्धार्थ अब बुरी तरह झल्ला गया था। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। कभी उसने ही सोनल से कहा था कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई उससे जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करवाना चाहे तो उसे पलटकर जवाब देने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसकी इन सजेशंस को ये लड़की उसी के ऊपर आजमाएगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। आज पहली बार सोनल ने उससे बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे इतनी सारी बातें कही थी, और तो और उसके इतना कहने के बावजूद भी वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं हो रही थी। सोनल ने भले ही अपने डिसीजन के सपोर्ट में उसे इतने सारे लॉजिक्स गिनवा दिए थे, लेकिन उन सबका कंक्लूजन तो एक ही था ना, और वो ये कि वो उसके मना करने के बावजूद करण आहूजा के साथ काम करने वाली थी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि उस रॉकस्टार के ऊपर दिल आ गया है तुम्हारा? तुम उसके लिए ड्रेस डिजाइन इसलिए कर पा रही हो क्योंकि तुम फैशन हब में पार्ट टाइम जॉब करती हो। अगर ये जॉब ही तुम्हारे पास नहीं रही तो? सिद्धार्थ ने उसे धमकाते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम? ये जॉब तुम्हारे हाथ से चली जाए? उसकी बात सुनकर सोनल अंदर तक कांप गई। सिद्धार्थ क्या कुछ कर सकता है ये तो वो पहले ही देख चुकी थी, लेकिन वो उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है ये सुनकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सिद्धार्थ ने हमेशा उसका साथ दिया था, इस जॉब के लिए भी परमिशन उसने खुद ही दी थी, और आज वो खुद ही इसे छीनने की बात भी कर रहा था। अब उसका प्यार उसकी जिंदगी में वापस आ गया है। शायद इसलिए अब उसे सोनल की जरा भी परवाह नहीं रह गई है। कि अब सोचते हुए सोनल को रोना आ रहा था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें रोकते रोकते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके बहते आंसुओं को देखकर सिद्धार्थ को भी अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो जानता था अगर वो इस वक्त कमजोर पड़ गया ना तो शायद हमेशा के लिए सोनल को खो देगा। इसलिए उसने उसे कंफर्ट देने की कोशिश नहीं की, उल्टा बेरुखी से उसकी तरफ देखकर पूछा,
अब रो किस लिए रही हो तुम? उस नमूने से फिर कभी मिल नहीं पाओगी इसलिए? धीरे से सुबकते हुए सोनल ने खुद ही अपने आंसुओं को पूछ लिया। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, कल सुबह तुम जाकर खुद इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें मना कर क्या होगी, समझी? सिद्धार्थ ने उसे सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा, वरना। आगे की बात उसने जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। रोने की वजह से सोनल का गला बैठ गया था। बड़ी मुश्किल से अपना सिर ना में हिलाते हुए उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूं। सिद्धार्थ ने अब अपनी नजरें उसकी तरफ से हटाकर सामने की तरफ कर ली थी। इट्स टोटली अप टू यू। इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, आज हम बाहर ही डिनर करेंगे। इतना कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सिद्धार्थ सोनल को लेकर सीधे होटल ड्रीम पैलेस में आ गया। वहां उसने अपने लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था। इस वक्त वो दोनों जो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, उसकी कैपेसिटी कम से कम 20 लोगों की थी। पूरी टेबल पर तरह तरह की डिशेस सजी हुई थी। सिद्धार्थ ने सब कुछ सोनल की पसंद का ही ऑर्डर किया था। सिद्धार्थ को खाना सर्व करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उसने एक एक करके लगभग सारी डिशेस सोनल की प्लेट में डाल दी। प्लेट में जाने के बाद सारी डिशेस एक दूसरे में ही मिक्स हो गई थी। उसने प्लेट सोनल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो जल्दी से कुछ खा लो। सोनल ने अब तक रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन उसका कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। न जाने किन ख्यालों में उलझे हुए वो बस चुपचाप अपने सामने रखी प्लेट को ही देखे जा रही थी। सिद्धार्थ ने एक बार उसकी तरफ देखा। आज वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद सोनल का मूड अब तक ठीक नहीं हुआ था। अपनी इरिटेशन को काबू करते हुए उसने खुद अपनी प्लेट में खाना सर्व किया और एक बार फिर से सोनल के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, खाना खाओ सोनल। सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार सिद्धार्थ ने अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए प्यार से पूछा, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी और रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूं। मगर सोनल ने अभी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। ओके, मुझे बताओ क्या खाना है तुम्हें, इटालियन, चाइनीज, जापानीज, साउथ इंडियन? अरे यार कुछ तो बोलो। सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा एक काम करते हैं, आज हम लोग कपूर मैंशन चलते हैं। वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शैली आंटी कितना बेस्ट खाना बनाती है और मेरी मॉम कैसे उनका बनाया सारा खाना खराब करती है। आई एम श्योर इसके बाद तुम फिर कभी मॉम को कुकिंग के मामले में सपोर्ट नहीं करोगी। सिद्धार्थ ने मजाकिया लहजे में कहा। वो बस किसी भी तरह सोनल का मूड ठीक कर उसे हंसाना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सोनल के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। सिद्धार्थ चाहे कुछ भी बोले या पूछे, वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रही है। ये देखकर अब सिद्धार्थ का पेशेंस खत्म होने लगा था। आखिर में उसने गुस्से से अपना स्पून टेबल पर पटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसका दिल तो कर रहा था कि सोनल को जोर से डांट लगा दे, मगर उसे गुस्से में डिनर टेबल से उठता देखकर सोनल एकदम से सहम गई थी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ उसे कुछ भी नहीं कह पाया। सिद्धार्थ ने एक नजर सोनल के ऊपर डाली और मन ही मन खुद पर झल्लाने लगा, क्या करूं मैं इस लड़की का। अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करते हुए एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर एक स्माइल के साथ सोनल के सामने आते हुए बोला, तुम्हें पियानो प्ले करना अच्छा लगता है ना, चलो हम इसी वक्त चलकर तुम्हारे लिए पियानो खरीदेंगे। सिद्धार्थ ने सोनल को आगे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और उसे लेकर सीधे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के शोरूम में आ गया। सिद्धार्थ ने वहां रखे सारे पियानो पर एक नजर डाली और सोनल से पूछा, देखो इनमें से तुम्हें कोई अगर पसंद है तो तुम अभी ले लो, कल मैं तुम्हारे लिए जर्मनी से बेस्ट क्वालिटी का पियानो ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है? सोनल की समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ को कैसे समझाए। उसे इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो और सिद्धार्थ अलग होने वाले हैं, फिर वो क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहा है। तब तक वहां शोरूम का मैनेजर भी आ गया था। उसने उनके सामने आते हुए एकदम पोलाइटली कहा, सर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे शोरूम में ही आपको बेस्ट क्वालिटी के पियानोस मिल जाएंगे। आप प्लीज अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, आपको किस तरह का पियानो चाहिए। अगर यहाँ मौजूद पियानो आपको पसंद नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं सर, मैं हेडक्वार्टर से कहकर उसे आपके नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज करवा दूंगा। सोनल ने अब परेशानी से मैनेजर की तरफ देखते हुए जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें अभी पियानो की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ चलो यहाँ से। इतना कहकर वो बिना सिद्धार्थ का वेट किए शोरूम के एग्जिट डोर की तरफ बढ़ गई। ओह गॉड, आखिर शादी क्या है ये लड़की। सिद्धार्थ रॉय कपूर, बहुत शौक था ना तुझे शादी करने का, अब उसके साइड इफेक्ट्स को भी झेलने के लिए तैयार है। ये लड़की सीरियसली मुझे किसी दिन पागल करके छोड़ेगी। सिद्धार्थ ने परेशानी से एक बार अपने बालों में हाथ फेरा और फिर मैनेजर की तरफ मुड़कर उसके हाथ में अपना कार्ड देते हुए बोला, आपके शोरूम में जो भी सबसे एक्सपेंसिव और बेस्ट क्वालिटी का पियानो है उसे इस एड्रेस पर भेज दीजिएगा। कल शाम कपूर इंडस्ट्री से आकर आप अपना चेक ले सकते हैं। इतना कहकर वो भी तेजी से सोनल के पीछे एग्जिट डोर की तरफ बढ़ गया। सोनल के पास आते हुए उसने एक बार अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और बोला, देखो अभी हमारे पास काफी टाइम है, चलो मेरे पास में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, हम वहां चलते हैं। इतना कहकर उसने सोनल का हाथ पकड़ लिया। सोनल अगर रोज रोज भी उसके साथ ऐसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना खाना चाहे ना या बाहर घूमना चाहे तो वो उसके लिए तैयार था। वो उसके लिए दुनिया भर के सारे पियानो भी खरीद सकता था। वो करण का बच्चा क्या समझता है, इतनी आसानी से वो उसकी वाइफ को बाहर डिनर कराकर और अपने लाखों का पियानो दिखाकर इंप्रेस कर लेगा। सिद्धार्थ रॉय कपूर के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। सिद्धार्थ मन ही मन चिढ़ते हुए यही सब सोच रहा था जब सोनल ने उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखा। व्हाट हैपेंड? सिद्धार्थ मुझे अब और कहीं नहीं जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बस घर जाना है। सोनल ने बिना उससे नजरें मिलाई दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। हॉस्पिटल में रात बिताने के दौरान जब सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर किया था तो फिर भी उसने एक बार अपने दिल को समझा लिया था कि शायद सिद्धार्थ थका हुआ होगा, साथ ही वो इंजर्ड भी था। ऐसे में उसका ध्यान इन सब बातों पर पॉसिबली नहीं गया होगा। लेकिन कल रात जो उसने कहा था उसके बाद सोनल को अब ये यकीन हो गया था कि वो बस एक तरफा प्यार वाली सिचुएशन में जा रही है। अब तो उसे सिद्धार्थ के साथ एक पल बिताने में भी डर लग रहा था। क्या पता सिद्धार्थ उसकी केयर करने और उससे प्यार जताने के स्वीट एफर्ट्स के बाद उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कह दे। नहीं, वो जितना हो सके सिद्धार्थ से दूर रहेगी ताकि सिद्धार्थ को उससे इस बारे में कोई बात करने का मौका ही ना मिले। एटलीस्ट इस तरीके से उन दोनों का रिश्ता तो बचा रहेगा। जितनी देर वो सिद्धार्थ के साथ रहती थी ना, हर वक्त उसके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि वो सिद्धार्थ की जिंदगी में बस कुछ दिनों की मेहमान है। करण के साथ अकेले काम करने में शुरू में वो खुद भी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन फिर उसे लगा कि अपने दिल के दर्द को कम करने का बस यही एक बेस्ट तरीका है। खुद को काम में बिजी करके वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करना चाहती थी।
लेकिन सिद्धार्थ उसे वो भी नहीं करने दे रहा था। और तो और उसका बर्ताव भी सोनल को लेके अबनॉर्मल लग रहा था। क्या उसे फाइनली गुड बाय कहने से पहले वो उसे कॉम्पनसेशन देने की कोशिश कर रहा था? ऑफ कोर्स उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा से रहा है। जब वो पहली बार सिद्धार्थ से होटल ड्रीम पैलेस में मिली थी, तभी तो उसने पिछली रात की गलती के कॉम्पनसेशन के तौर पर उसे पूरे 20 लाख रुपए का चेक देने की कोशिश की थी। आयुष श्योर, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मैं कल तुम्हें फिर से यहाँ ले आऊंगा, सिद्धार्थ ने एक और कोशिश करते हुए कहा। सिद्धार्थ, सोनल ने अब एक गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में देखा और बोली, प्लीज मेरी इतनी केयर मत करो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड हूं ना। तुम्हारा ये बिहेवियर हर बार मुझे कंफ्यूज कर देता है। तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारे स्वीट बिहेवियर के बाद मुझे अपने दिल को समझाने में कितना वक्त लगता है। बार बार मुझे खुद को ये याद दिलाना पड़ता है कि मैं बस तुम्हारी दोस्त हूं और कुछ नहीं। कहते कहते सोनल की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में आगे और कुछ बोलने की एनर्जी ही नहीं बची है। सोनल की बातें सुनने के बाद वो पैनिक होने लगा था। कहीं सोनल उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? लेकिन सोनल ने ये बात पूरी सीरियसनेस के साथ कही थी। सिद्धार्थ को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसके इतने एफर्ट्स के बावजूद सोनल के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो अब भी उसके सामने वैसे ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। इवन वर्स दिस टाइम, सिद्धार्थ ने आज से पहले कभी किसी लड़की के लिए इतना सब कुछ नहीं किया था। ना ही उसे किसी लड़की को मनाने या उसे खुश करने का कोई एक्सपीरियंस था। लेकिन सोनल के जवाब से वो भी समझ चुका था कि उसके सारे एफर्ट्स सोनल के सामने यूजलेस साबित हुए थे। खुश होने की बजाय वो तो इन सारी चीजों से परेशान हो रहा था। सिद्धार्थ ने 2-3 बार गहरी सांस लेकर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर धीरे से बोला, मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। ये सुनकर सोनल के दिल का दर्द भी और बढ़ गया था। उसने एक फीकी सी मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए कहा, आई नो तुम ये सब सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं आज तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिद्धार्थ, अगर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ फ्रेंड हूँ तो प्लीज मेरे लिए इतना सब मत करो। सिद्धार्थ आप स्पीचलेस हो गया। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पार्टी के लिए जाने वाले थे ना? प्लीज तुम अकेले ही चले जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तभी उसका फोन बजने लगा, मगर सिद्धार्थ को तो जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस सोनल के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा था। उसकी नजरों का सामना करते हुए सोनल बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए उसने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। थोड़ी देर तक जब सिद्धार्थ ने फोन नहीं उठाया तो सोनल ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम्हारा फोन बज रहा है। सिद्धार्थ ने पॉकेट में हाथ डालकर फोन निकाला और कॉल रिसीव कर लिया, लेकिन इस बीच उसने एक बार भी सोनल के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई। हाँ अमन ने दूसरी तरफ से उससे कुछ कहा और सिद्धार्थ ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अमन और मेरे बाकी फ्रेंड्स अभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम सच में नहीं आओगी? सिद्धार्थ ने एक आखिरी कोशिश करते हुए पूछा। जवाब में सोनल ने नाम ही अपना सिर हिला दिया। सिद्धार्थ मेरा सच में कहीं जाने का मूड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर सोनल मुड़ी और बस स्टैंड की तरफ बढ़ गई। सिद्धार्थ भागकर उसकी तरफ चले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं हो। वो चिल्लाकर उसका नाम पुकारकर कहना चाहता था कि वो उसके लिए फ्रेंड से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ है, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। वहीं खड़े रहकर सिद्धार्थ उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से दूर नहीं हो गई। अपनी आंखों में आंसू लिए आखिरकार वो अकेले ही अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ एक रईस फैमिली से बिलोंग करता था। बचपन से ही उसे जो चाहिए था सब उसे मिल आया था। बड़े होने के बाद उसने खुद को भी इस काबिल बनाया था कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी उसे चाहिए था उसे वो अपने दम पर हासिल कर सकता था। लेकिन प्यार के मामले में हर बार उसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली थी। 12 सालों तक उसने अनन्या से सच्चा प्यार किया, लेकिन गुस्से सिवा इग्नोरेंस के उसे आज तक और कुछ भी नहीं मिला था। उससे अपना ध्यान हटाने के लिए उसने सोनल से शादी की। उस वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सोनल से प्यार हो जाएगा। अपनी इस 30 साल की जिंदगी में उसने 2 बार प्यार किया और दोनों ही बार किस्मत ने उसके मुंह पर जैसे तमाचा मार दिया था। अनन्या के लिए भी वो बस उसके बचपन का फ्रेंड था और सोनल के लिए भी वो बस उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर ही रह गया था। जरूर उसने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों का दिल तोड़ा होगा, शायद इसलिए इतना सक्सेसफुल, हैंडसम, लविंग और केयरिंग बॉयफ्रेंड बनने के बावजूद हर बार उसका दिल टूटता ही आया था। प्यार से तो वो सोनल के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया था। अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो इस ख्याल से भी सिद्धार्थ पैनिक होने लगा था। नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं उसे घर में ही बंद कर दूंगा। वो नहीं भी चाहेगी तो भी जबरदस्ती उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, फिर उसे जरूर मुझसे प्यार हो जाएगा। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना फोन निकाला और रोहित का नंबर डायल कर दिया। उससे बात करने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी सीधे होटल ड्रीम पैलेस की तरफ घुमा दी। अमन ने वहां सारे दोस्तों के लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा था। उसे वहां आया देखकर सबके फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन सिद्धार्थ ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और चुपचाप जाकर अमन के बगल वाले सोफे पर बैठ गया। प्रिया भी उसे वहां देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसने एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे वेलकम करते हुए कहा, तो आखिर आ ही गया अपना हीरो। इतना इंतजार तो शाहरुख खान से मिलने के लिए भी नहीं करना पड़ता होगा जितना मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर से मिलने के लिए करना पड़ता है। उसने थोड़ा मजाकिया लहजे में उसे छेड़ते हुए कहा, बाय द वे मैंने सुना है शादी कर लिया तुमने, अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे मुझे? प्रिया ने एक बार दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। हाय प्रिया, हाउ आर यू? सिद्धार्थ के साथ फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। अमन ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास उठाकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, तू इतनी देर से क्यों आया? और आया तो आया, सोनल कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाया तू? अमन ने भी दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेकर एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। खाली ग्लास को सामने पड़े टेबल पर रखते हुए उसने जवाब दिया, उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया था, वो आज नहीं आ पाएगी। ओह क्या यार, पूरी पार्टी का मूड ही खराब कर दिया। प्रिया भी कब से सोनल से ही मिलने की रट लगाई बैठी थी और वो ही नहीं आई। अमन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने एक नजर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। विनय को शायद समझ आ गया था कि सिद्धार्थ इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सो उसने बात को बदलने की गरज से कहा,
वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू उस कंपनी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज इतनी जल्दी क्लियर कर लेगा यार। उसने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को अप्रिशिएट किया, लेकिन सिद्धार्थ के फेस पर ये सब सुनकर एक सार्कास्टिक सी स्माइल आ गई थी। इन सब बातों का फायदा भी क्या था जिसके लिए सिद्धार्थ ने ये सब किया था? उसने तो आज उसे साफ साफ कह दिया था ना कि आगे से वो उसकी केयर करने की कोशिश भी ना करे। उसे चुप देखकर अमन ने उसे परेशान नजरों से देखते हुए पूछा, क्या हो गया है तुझे? तेरा मूड इतना खराब क्यों है? मगर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने कंफ्यूजन से एक बार विनय की तरफ देखा। उसने अपने हाथ में वाइन का ग्लास उठाते हुए अपने कंधे उचका दिए। अब अमन ने दोबारा सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए पूछा, अब बताएगा भी किस बात का मातम मना रहा है तू? हाँ? जवाब में सिद्धार्थ ने अमन के हाथ से दूसरा वाइन का ग्लास भी छीन लिया और एक ही पल में उसे भी खाली कर दिया। खाली ग्लास को टेबल पर रखते हुए उसने जवाब दिया, I'm just tired, nothing else। प्रिया ने भी अब उन सबके पास आकर वाइन का ग्लास उठाते हुए कहा, हे सिद्धार्थ, तुम्हें पता है तुम्हें आज यहाँ देखकर ना मैं इतनी खुश हूँ यार। कितनी मस्ती करते थे ना हम सब कॉलेज डेज में, फिर सब के सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि अब किसी के पास एक दूसरे से मिलने तक का टाइम नहीं है। आज फिर से एक साथ मिलकर कितना अच्छा लग रहा है ना, उसने खुशी से चहकते हुए कहा। जवाब में सिद्धार्थ ने उसे बस एक स्माइल दे दी। उसने वाइन का एक और ग्लास हाथ में उठाकर उसे चीयर्स करते हुए कहा, वेलकम बैक एंड डोंट फॉरगेट टू हैव फन, ओके। विनय ने वाइन की एक नई बोतल लाकर सिद्धार्थ के सामने रखते हुए कहा, देख मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तेरा मूड किस बात से खराब है, बस इतना याद रखना कि ज्यादा पीने से किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता है। थैंक्स। सिद्धार्थ ने अपनी नजरें उठाकर उसे एक स्माइल देते हुए कहा, तुम लोग जाकर एंजॉय करो, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। अमन और विनय ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से उठकर बार काउंटर के पास चले गए। प्रिया तो कब की वहां बनी छोटे से स्टेज पर चली गई थी। गाना गाने का शौक तो उसे बचपन से ही था, लेकिन आज तो जैसे वो कसम खाकर आई थी कि इन तीनों दोस्तों को अपना गाना सुना सुना कर ही मार डालेगी। विनय और अमन बार बार अपने कानों पर हाथ रखकर बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए उसे गाना गाने से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रिया कहाँ मानने वाली थी। एक के बाद एक लगातार वो 90s और 80s के सॉन्ग्स गाई जा रही थी। इन सब से बेपरवाह सिद्धार्थ बस सोफे पर बैठा हुआ था। विनय के जाने के बाद उसने और ज्यादा ड्रिंक तो नहीं की थी, लेकिन लगातार स्मोकिंग जरूर कर रहा था। कुछ देर के बाद उसने अपना फोन निकाला और चेक किया। शायद सोनल ने उसे कहीं कोई मैसेज किया हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था कि देखकर वो और भी ज्यादा साथ फील करने लगा था। मगर फिर उसने अपने दिल को समझाया, उसने तुझे मैसेज नहीं किया तो क्या हुआ, तो खुद भी तो उसे कॉल करके उसका हालचाल पूछ सकता है ना। ये ख्याल दिल में आते ही उसने सोनल का नंबर निकाला और डायल कर दिया। सोनल का नंबर डायल करते ही सिद्धार्थ के दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगा था। आखिर अभी सोनल ने ही तो उससे कहा था कि वो आगे उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करे। याद आती ही उसने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अमन विनय और प्रिया के साथ मस्ती जरूर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब भी सिद्धार्थ के ऊपर ही था। उसने सीरियस होकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए ही विनय से कहा, आखिर हुआ क्या है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। विनय ने स्माइल करते हुए एक नजर सिद्धार्थ की तरफ डाली, जो अब अपने फोन में सोनल की तस्वीरें देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सही पहचाना तुमने, लाइलाज बीमारी है उसे। अमन ने घबराकर एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर विनय की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट, क्या हुआ है उसे? विनय के फेस की स्माइल और बड़ी हो गई थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अमन को जवाब दिया, इश्क का रोग हुआ है अपने दोस्त को। आई एम श्योर उसका कोई इलाज तेरे मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होगा। अमन ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस लेते हुए कहा, यार ये सस्पेंस क्रिएट करना जरूरी था क्या? बेकार में डरा दिया मुझे। अब तक दोनों वापस बार काउंटर के पास बैठ गए थे और प्रिया अब भी गाना गाने में ही बिजी थी। अमन ने अपने ग्लास को वाइन से भरते हुए कहा, वैसे तू जो कह रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। अपना सिद्धार्थ सोनल की बहुत ज्यादा केयर करता है, मैंने खुद देखा है। खुद से ज्यादा तो उसे सोनल की परवाह रहती है। और फिर बस 2 दिन पहले उसने सोनल को इतना बड़ा तोहफा दिया है, उसे उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कंपनी, सब कुछ वापस दिलवा दिया यार। इस वक्त तो सोनल बहुत ज्यादा खुश होगी और सिद्धार्थ की एहसानमंद भी। आई डोंट थिंक उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर तो तुझे पता ही नहीं है प्यार में क्या क्या हो सकता है। विनय ने अपने ग्लास की तरफ देखते हुए जवाब दिया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। अमन ने कंफ्यूज होकर एक नजर उसकी तरफ डाली और बोला, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई लड़की ऑलरेडी तेरा भी दिल तोड़कर चली गई है। ऐसे देवदास जैसी बातें क्यों कर रहा है? मगर विनय ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वाइन पीने लगा। वापस घर आने के बाद सोनल सीधे अपने कमरे में चली गई थी। पूरे रास्ते उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था, लेकिन घर आते ही उसकी सब्र का बांध टूट गया था। उसने अपने रूम का डोर लॉक किया और बेड पर लेटकर रोने लगी। कहीं आशा उसकी रोने की आवाज न सुन ले, इसलिए उसने अपने फेस को कसकर बेडशीट से दबा रखा था। आज सिद्धार्थ ने उसके लिए जो भी किया था, उससे उसे अपना दिल और भी ज्यादा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। एक तरफ तो वो उसे बस अपनी फ्रेंड कहता है और दूसरी तरफ उसकी ऐसे क्या करता है जैसे इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा प्यार सोनल से ही करता है। उसके इसी बिहेवियर की वजह से तो सोनल हर रोज उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लग गई थी। लेकिन जब सिद्धार्थ उसे छोड़कर अनन्या के पास चला जाएगा, तब वो क्या करेगी? ये सोचकर ही घबराहट के कारण उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। नहीं, मैं इसे छोड़कर, मैं सिद्धार्थ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर सिद्धार्थ ने खुद ही मुझे जाने को कह दिया तो? ये सोचकर उसे और भी ज्यादा रोना आने लगा था। न जाने कितनी देर तक वो ऐसे ही अकेली बैठी बैठी रोती रही। रोते रोते अब तो उसके आंसू भी सूख गए थे। खिड़की के पास बैठी वो एकटक बाहर देखते हुए न जाने क्या सोच रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज से उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मैडम, आशा ने डोर नॉक करते हुए कहा। कुछ देर तक तो वो सोनल के जवाब का वेट करती रही। फिर उसने दोबारा डोर नॉक करते हुए पूछा, मैडम आप सो रही हैं? सोनल ने जल्दी से अपने आंसू पूछे और अपनी आवाज को नॉर्मल करने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं, कुछ काम था क्या? जी नहीं, एक्चुअली बाकी नाम भेजा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे कहाँ रखवाना है। आप प्लीज एक बार खुद आकर चेक कर लेंगे? आशा ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल शॉक रह गई थी। उसने तो सिद्धार्थ से साफ साफ कह दिया था ना कि उसे पियानो नहीं चाहिए, फिर भी उसने घर पर पियानो भिजवा दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सोनल तुरंत उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसने ठंडे पानी से कई बार अपना फेस वॉश किया। जब उसे लगा कि अब उसकी आंखें नॉर्मल हो गई हैं, तब वो अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ चली गई। आशा शोरूम के साथ फेस वॉश किया। जब उसे लगा कि अब उसकी आंखें नॉर्मल हो गई हैं,
तब वो अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ चली गई। आशा शोरूम के स्टाफ के साथ नीचे लिविंग रूम में खड़ी हुई थी। सोनल को नीचे आते देखकर उसने पूछा, मैडम प्लीज इन्हें बता दीजिए कि इसे कहाँ पर रखवाना है। सोनल ने एक बार उस मीडियम साइज के ग्रांड पियानो पर एक नजर डाली और फिर अपनी उंगली से बालकनी से सटे एरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां रख दो। शोरूम से आए स्टाफ ने संभाल कर पियानो को उठाया और सोनल की बताई जगह पर पियानो को ले जाने लगे। सोनल बस चुपचाप उन्हें अपना काम करते हुए देख रही थी। तो ये गिफ्ट दिया है सिद्धार्थ ने उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने से पहले। स्टाफ के सारे लोग पियानो वहां रखकर चले गए। सोनल कुछ सोचकर उस पियानो के पास चली गई। स्टूल पर बैठकर उसने पियानो की लिड ओपन कर दी और उसकी कीज के ऊपर हाथ फेरने लगी। ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मैडम, सिद्धार्थ सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आशा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्यार? सोनल के दिमाग में ये शब्द किसी हथौड़ी की तरह बज रहा था। उसने जवाब में आशा को बस एक स्माइल दे दी। सिद्धार्थ का प्यार, उसकी केयर और शायद उसकी फ्रेंडशिप भी बस कुछ ही दिनों के लिए तो थे। मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जब से आप वापस आई हैं आप कुछ उदास उदास लग रही हैं। आशा ने फिक्र के साथ उसे देखते हुए पूछा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनल ने पियानो की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आशा के चेहरे पर संतोष नजर आ रहा था, लेकिन फिर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सोनल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मैडम, मैं जानती हूँ मुझे आपके पर्सनल मैटर्स पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उम्र में आपसे बड़ी हूँ और आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हैं। शायद इसलिए मैं आपसे ये सब पूछने की हिम्मत कर पा रही हूँ। आशा ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। सोनल ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा। आशा ने आगे कहा, मैडम मैंने खुद देखा है मिस्टर कपूर आपकी कितनी केयर करते हैं और आपकी हमेशा उनका उतना ही ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे क्यों रहती हैं? आई मीन, आपको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आपकी शादी हो चुकी है और फिर आप दोनों का कमरा भी अलग है। मुझे रोहित सर ने यही बताया था कि आप दोनों मैरिड हैं, बस इसलिए मैं आपसे ये सब पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी मैडम। सोनल कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर उदास होकर बोली, आप नहीं समझ पाएंगे। फिर उसने स्टूल पर से उठते हुए कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। सोनल से अब और यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। उसे अब यहाँ घुटन से महसूस हो रही थी। उसे आलिया की याद आ रही थी। उसके साथ अपनी परेशानी शेयर करके सोनल को हमेशा बेटर फील होता था। बाहर जाते हुए सोनल एक पल को रुकी और आशा की तरफ मुड़ते हुए बोली, अगर सिद्धार्थ मुझसे पहले घर वापस आ जाए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आलिया के साथ हूँ। घर से बाहर निकलने के बाद लॉन को पार करते हुए वो बड़ी से आयरन गेट की तरफ बढ़ गई। चलते हुए ही उसने अपना फोन निकाला और आलिया का नंबर डायल करने लगी, लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकलने लगी किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। अचानक इस तरह किसी के रास्ता रोकने से सोनल पूरी तरह चौंक गई थी। उसने नजर उठाकर सामने खड़े उन दोनों लोगों को देखा जिन्होंने ब्लैक सूट पहन रखा था। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। उन्होंने सोनल के सामने अपना सिर झुकाते हुए पोलाइटली जवाब दिया। क्यों? सोनल ने चौंकते हुए पूछा। हम बस सिद्धार्थ सर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं मैम। उन्होंने हमसे क्लियरली कहा है जब तक वो परमिशन नहीं देंगे आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। उस बॉडीगार्ड ने उसके सामने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। सोनल ने एक नजर उन दोनों के ऊपर डाली और फिर चुपचाप पीछे मुड़कर वापस घर के अंदर चली गई।